नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से होगी, जहां चूहों को पकड़ने के नाम पर 69 लाख रुपए तक खर्च कर दिए गए। ये बड़ी खबर लखनऊ से है। उत्तर रेलवे ने 3 साल में खर्च कर दिए हैं 69 लाख। वही आपको बताते चले कि 3 साल में 69 लाख रुपए महज चूहों को पकड़ने के लिए खर्च किए गए हैं। 168 चूहों को पकड़ने के लिए 3 साल में 69 लाख तक का खर्चा कर दिया गया और एक चूहे को पकड़ने के लिए रेलवे का 41,000 रुपए तक खर्चा हुआ है। चंद्रशेखर गौर की आरटीआई के जवाब में इस पूरे घोटाले का खुलासा हुआ है। उत्तर रेलवे के डिवीजन ने ही आरटीआई का जवाब दिया है। फिरोजपुर मुरादाबाद डिवीजन ने आरटीआई का जवाब तक नहीं दिया है। चूहों को पकड़ने में हुए खर्च की सूचना भी मांगी गई है। तो चूहों को पकड़ने के नाम पर 69 लाख की धनराशि बेहद आसानी के साथ खर्च कर दी जाती है। मुरादाबाद डिवीजन ने तो आरटीआई के सवालों का अभी तक जवाब भी नहीं दिया है, जबकि फिरोजपुर ने भी आरटीआई के इन सवालों का जवाब नहीं दिया है। महज ये उत्तर रेलवे की बात है, जिन्होंने 3 साल में 69 लाख रुपए तक खर्च कर दिए। 168 चूहों को पकड़ने के लिए 3 साल में 69 लाख की एक बड़ी राशि को खर्च किया है। और जब इसका जवाब मांगा गया तो आरटीआई ने फिरोजपुर और मुरादाबाद डिवीजन ने आरटीआई का जवाब तक नहीं दिया है। विभांशु का रुख करते हैं, जो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, देखिए, अमूमन घर में चूहों को पकड़ने के लिए हम रेड किल जैसी चीजों को डाल देते हैं, जो कि बहुत ही कम पैसों में आती है। लेकिन एक बड़ा घोटाला सामने आया, जहां चूहों को पकड़ने के लिए 69 लाख की बड़ी धनराशि खर्च कर दी। विभांशु, ये क्या दाल ही काली है या ये मसला क्या है पूरा? जी बिल्कुल, अगर जिस तरह से देखा जाए तो 141 चूहों को पकड़ने के लिए उत्तर रेलवे की तरफ से अगर बात की जाए तो एक चूहे को पकड़ने के लिए लगभग 41,000 रुपए का खर्च किया गया है। और अगर देखें तो 3 सालों के भीतर अगर देखें तो मुरादाबाद की डिवीजन की तरफ से लगभग 69 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, जिससे साफ तौर से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला सा प्रतीत होता है, मुस्कान। और अगर बात की जाए तो इसको लेकर अब देखा जाए तो सोशल मीडिया पर यह खबर कहीं ना कहीं अब वायरल है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राकेश गौर के आरटीआई की रिपोर्ट के बाद से लखनऊ डिवीजन की तरफ से जवाब दिया गया है, मगर फिरोजपुर डिवीजन ने इस आरटीआई का जवाब नहीं दिया है। और अब बात करें तो अब इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं रेलवे की एक किरकिरी होते हुए नजर आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस आरटीआई की रिपोर्ट के बाद से तमाम जो जिम्मेदार हैं उनकी आंखें क्या खुलती हैं और इस मामले की क्या जांच की जाती है, क्योंकि 69 लाख रुपए 141 चूहे को पकड़ने के लिए खर्च करना एक बड़ी रकम है। आमतौर पर चूहों को कहीं ना कहीं जो आतंक है वो घरों में, दफ्तरों में देखने को मिलता है, मगर बात करें तो मुरादाबाद डिवीजन की तरफ से जिस तरह से चूहे को पकड़ने के लिए एक मोटी धनराशि खत्म की गई है, उससे निश्चित तौर से कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार की महक आती हुई नजर आ रही है, मुस्कान। बिल्कुल विभांशु, देखिए, सड़कों पर कुत्तों का आतंक, रेलवे स्टेशन पर बंदरों के साथ ही चूहों का आतंक, क्या कर रहे हैं यूपी के अधिकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि चंद्रशेखर गौर के आरटीआई के बाद से इस मामले का कहीं ना कहीं खुलासा हुआ है, जिसके बाद से अब कहीं ना कहीं जो तमाम उत्तर रेलवे के जिम्मेदार हैं उन वो कहीं ना कहीं अब राहत की सांस लेते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि आरटीआई में साफ तौर से लखनऊ डिवीजन की तरफ से जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि 3 सालों के भीतर लगभग 69 लाख रुपए 141 चूहों को मारने के लिए खर्च किया गया है। अब इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं सियासत भी प्रदेश में तेज होगी। साथ ही अगर बात की जाए तो अब यह मामला कहीं ना कहीं देखा जाए तो देश भर में जाएगा और किस तरह से पैसों का बंदरबाट हुआ है या नहीं वो कहीं ना कहीं जांच के बाद साफ होगा। जी देखिए विभांशु, इस पूरे मसले पर उत्तर रेलवे की डिवीजन ने ही महज आरटीआई का जवाब दिया। क्या जवाब दिया गया और क्या इस जवाब से वाकई एक स्पष्टीकरण जैसा कुछ प्रतीत हुआ है? क्या पूरा घोटाला सामने आ चुका है? क्या माना जाए इसे?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आरटीआई एक्टिविस्ट चंद्रशेखर गौर की तरफ से एक आरटीआई डाली गई थी और पूछा गया था कि 3 सालों के भीतर जो चूहों मारने को लेकर तमाम जो रकम खर्च किए गए हैं उत्तर रेलवे की तरफ से उसका जायजा मांगा गया, जिसके बाद से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मुराद फिरोजपुर डिवीजन की तरफ से जवाब नहीं दिया जाता आरटीआई का, और लखनऊ डिवीजन की तरफ से दिए गए जवाब में साफ तौर से कहीं ना कहीं जो जवाब आया है उसमें यह निकल के आया है कि एक चूहों को मारने के लिए उत्तर रेलवे कहीं ना कहीं 41,000 रुपए खर्च किया, यानी कि एक बड़ी मोटी रकम एक चूहे को मारने के लिए कहीं ना कहीं खत्म की गई है। क्योंकि बात की जाए तो तमाम देश के रेलवे स्टेशन हैं जहां पर चूहों का आतंक होता है, पटरियों के नीचे कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो सुरंग बनाते हैं, जिससे आमतौर पर कहीं ना कहीं जो तमाम रेलवे स्टेशन है वहां पर भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब लखनऊ डिवीजन की तरफ से जवाब में साफ तौर पे एक चूहे को मारने के लिए खर्च कर दी गई, तकरीबन 41,000 की राशि एक चूहे को मारने पे खर्च की गई। चलिए एक बार को वो स्पष्टीकरण दे देंगे, उससे अधिकारी संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन क्या चूहों का आतंक अभी तक खत्म हो पाया है क्या इतनी बड़ी अमाउंट खर्च करने के बाद? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आरटीआई में साफ तौर से यह अंकित किया गया है कि 141 चूहों को मारने के लिए 3 सालों के भीतर लगभग 69 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। और अगर बात की जाए तो अभी भी कहीं ना कहीं तमाम रेलवे स्टेशन है जहां पर चूहों का आतंक देखने को मिलता है, मगर बात की जाए तो ये रकम महज उत्तर रेलवे की तरफ से मुरादाबाद डिवीजन में खर्च किए गए हैं। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि इस मामले के प्रकाश में आने के बाद जो तमाम अन्य रेलवे के जोन हैं वहां पर कितने रकम खर्च किए गए हैं और कितना चूहों के आतंक से निजात मिला है, वो निश्चित तौर से रेलवे की तरफ से इसका जवाब जल्द ही दिया जाएगा। क्योंकि अब यह मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और अगर बात की जाए तो अब चर्चा का भी विषय बना है, क्योंकि एक मोटा रकम उत्तर रेलवे की तरफ से चूहों के आतंक से बचने के लिए खत्म किया गया है। रेलवे के किराए में बढ़ोतरी हो रही है, लोगों को सर्विसेज देने के नाम पे किराए में बढ़ोतरी हो रही है। क्या चूहों को मारने के लिए किराए की बढ़ोतरी की गई है क्या चूहों को मारने के लिए 41,000 का जो बजट एक चूहों को मारने के लिए खर्च किया जा रहा है, क्या इसीलिए रेलवे की तमाम सर्विसेज में किराया बढ़ाया गया है? जी बिल्कुल, ये कहना साफ नहीं होगा, मगर निश्चित तौर से जिस तरह से एक मोटी रकम को इस मामले में खर्च किया गया है उससे निश्चित तौर पर एक भ्रष्टाचार की महक आती है। अब इस मामले का कहीं ना कहीं एक विधिवत जांच होगा, जिसके बाद से साफ होगा कि आखिर जो एक मोटी रकम खर्च की गई है, आरटीआई की तरफ से जो जवाब आया है उसमें साफ तौर से बताया गया है कि 141 चूहों को मारने के लिए 69 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, यानी कि 41,000 एक चूहे को मारने के लिए। मगर यह कहना सही नहीं होगा कि चूहों को मारने के लिए किराए एवं तमाम फेयर के चार्जों में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मामला प्रकाश में आने के बाद मुस्कान, जब रेलवे प्रशासन की तरफ से क्या जवाब आता है, अब इस मामले पर जब कहीं ना कहीं जांच होती है तो क्या जो भ्रष्टाचार की महक आ रही है वो सत्य है या नहीं है। जी बिल्कुल, धन्यवाद दिपांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए एक बार फिर से सरकारी पैसों के बंदरबाट का खेल खुलकर सामने आ चुका है, जहां चूहों को मारने के नाम पर 69 लाख की एक बड़ी धनराशि को खर्च किया गया है और अब इस मामले पर जांच की जा रही है कि दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर हैं। आज वो पॉलिटेक्निक चौराहे पर बन रहे मुंशी पुलिया ओवरब्रिज की कार्य प्रगति को परखेंगे। इसके बाद गोमती नगर में बन रहे उच्च स्तरीय रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों का भी जायजा लेते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आए। चूंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र लखनऊ है, ऐसे में 2024 का चुनाव नजदीक है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार लखनऊ दौरे पर पहुंचते हैं, विकास कार्यों का जायजा लेते हैं, तमाम तरीके की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आते हैं। फिलहाल गोमती नगर स्टेशन के विकास कार्य का जायजा लेते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आए। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2024 से पहले गोमती नगर स्टेशन एयरपोर्ट की तरह बनकर तैयार हो जाएगा।
विभांशु, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, देखिए अपने संसदीय क्षेत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त मौजूद हैं। तमाम तरीके की विकास परियोजनाओं का वो जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। गोमती नगर रेलवे स्टेशन का जब रक्षा मंत्री के द्वारा जायजा लिया गया तो क्या कुछ अपने संबोधन में उन्होंने कहा है और क्या वादे किए हैं जनता से? जी बिल्कुल मुस्कान, आपको बता दें कि देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह अपने 3 दिवसीय दौरे को लेकर राजधानी लखनऊ आए हुए हैं। आज दौरे का दूसरा दिन था। अगर बात की जाए, सबसे पहले तो वो मुंशीपुलिया में बन रहे ओवरब्रिज का अवलोकन करने जाते हैं, विकास कार्यों की समीक्षा करते हैं और वहां के लोगों को संबोधन में साफ तौर से कहते हैं कि मुंशीपुलिया के ब्रिज बन जाने के बाद राजधानी लखनऊ के तमाम लोग जो लखनऊ आते हैं, चाहे बात करें तो वहां आस पड़ोस में उनका आवास है, उन्हें जाम की समस्या से निजात मिलेगी। जिसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो अपने महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक गोमती नगर स्टेशन का कहीं ना कहीं विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए नजर आते हैं। और गोमती नगर स्टेशन पहुंचकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां की जनता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि प्रदेश के अंदर में एक हाई लेवल रेलवे स्टेशन गोमती नगर विकसित किया जा रहा है और 2024 से पहले कहीं ना कहीं ये जनता के लिए खोल दिया जाएगा। साथ ही आपको बताएं कि उनकी तरफ से कहा गया कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस गोमती नगर स्टेशन जब बन के तैयार होगा तो किसी रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट से कम नहीं नजर आएगा। आपको बता दें कि गोमती नगर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प मिशन के तहत वहां पर विकास कार्य चल रहा है, जिसमें अगर बात करें तो 4 पटरियों वाले स्टेशन को अब 8 पटरियों में तब्दील किया गया, यानी कि 8 लाइन वाले स्टेशन को विकसित किया गया। उसके ठीक साथ ही लगभग 100 कमरों वाला अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक गेस्ट हाउस भी बनाया जा रहा है, जो तमाम आगंतुक लखनऊ आते हैं वो रुकने की समस्याओं को झेलते हैं तो कम पैसे में उन्हें कहीं ना कहीं गोमती नगर स्टेशन में रुकने का, ठहरने का, साथ ही उन्हें हाईटेक तरीके से प्रतीक्षालय जो रूम होते हैं वो बनाने की बात किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि राजनाथ सिंह की तरफ से संबोधन में कहा गया है कि 80% काम संपन्न हो चुका है। आने वाले 2 महीने में पूरा गोमती नगर स्टेशन का काम संपन्न हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राजधानी लखनऊ के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करके वो तमाम समस्याओं को जल्द से जल्द निजात दिलाने को लेकर कार्य कर रहे हैं। और उनकी तरफ से संबोधन में खास बात यह रही है मुस्कान कि राजधानी लखनऊ का अवध चौराहा जो जाम से पटा रहता है और बात करें तो तमाम लोग इस जाम की समस्या से जूझते हैं, तो वहां के लिए उन्होंने कहा कि अगर ब्रिज बनाने के लिए एक निरीक्षण किया गया था मगर उसमें हजारों घर टूट रहे थे, जिसकी वजह से हम हाथ पीछे कर लिए और अब हमारे तमाम जो अधिकारी हैं, राजनाथ सिंह ऐसे कहते हुए नजर आते हैं कि उनके तमाम अधिकारी अब अंडरपास के यानी कि जमीन के अंदर अंडरग्राउंड सड़क बनाकर कहीं ना कहीं जाम से निजात दिलाने को लेकर रोड मैप तैयार कर रहे हैं। ठीक है, देखिए विभांशु, अगले साल 2024 के आम चुनाव है और लगातार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने संसदीय क्षेत्र दौरे पर पहुंच रहे हैं, विकास कार्यों का जायजा लेते हैं और शिलान्यास और लोकार्पण भी करते हुए नजर आते हैं। क्या ये 6 महीने निर्णायक होंगे? ये 6 महीने विभांशु निर्णायक होंगे जिसमें लगातार फीते कट रहे हैं, शिलान्यास हो रहे हैं, या फिर ये 5 साल के काम निर्णायक भूमिका निभाएंगे विभांशु? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो राजनाथ सिंह कहीं ना कहीं देखें तो दूसरी दफा लखनऊ से सांसद हैं। लगातार लखनऊ को चमकाने के उद्देश्य से कई ऐसे विकास कार्य का शिलान्यास कर चुके हैं और अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से उद्घाटन भी किए जा चुके हैं। और अगर बात करें तो 5 सालों के जो तमाम कार्य हैं जो संपन्न हो चुके हैं उसकी समीक्षा और जो अभी निर्माणाधीन है उसका निरीक्षण राजनाथ सिंह करते हुए नजर आ रहे हैं। और जनता जनार्दन जब चुनाव होगा तो निश्चित तौर से इन तमाम कार्यों को देखकर वोट देगी और उसमें तय होगा कि आखिर 5 साल के कार्य कैसे रहे हैं। बात की जाए तो लखनऊ में तमाम जगहों पर जाम से निजात दिलाने को लेकर विभिन्न तरह के मास्टर प्लान संसद के अंदर में कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह नजर रखते हुए नजर आए हैं। उसी में से अगर बात की जाए तो सीतापुर के सड़क में कहीं ना कहीं अगर देखें तो मुंशी पुलिया से और टेढ़ी पुलिया तक के एक ब्रिज बनाया जा रहा है, जिससे तमाम जो
जाम लगने की समस्या देखने को मिलती है उससे निजात मिलेगी। साथ ही अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ को स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट बनाया जा रहा है। और अगर बात करें तो सीवेज सिस्टम आपने देखा कि बरसात के मौसम के अंदर में, और साथ ही साथ आज से पिछले इसी सप्ताह में अगर देखें तो भारी बरसात से कहीं ना कहीं सीवेज सिस्टम पूरी तरह से पोल खोलते हुए नजर आई। और जिस कंपनी के अंदर में जिम्मेदारी दी गई, यानी कि राजधानी लखनऊ का जो ड्रेनेज का कार्य है वो स्वेज कंपनी के हाथों में दी गई है। और स्वेज कंपनी का गैर जिम्मेदाराना रवैया हमने एक भारी बरसात के बीच देखा कि कैसे आखिर तमाम नालियां चौक हो गई। और समय रहते ही कहीं ना कहीं अगर स्वेज कंपनी नालियों के चौक होने से बचाती, जो तमाम कूड़े करकट या पॉलीथीन से कहीं ना कहीं जो नालियां चौक हुई थी समय से पहले उसको साफ किया गया होता, तो निश्चित तौर से राजधानी लखनऊ जलमग्न नहीं होती। इसको भी लेकर राजनाथ सिंह की तरफ से एक समीक्षा बैठक कल की जाएगी, जिससे राजधानी लखनऊ का जो स्मार्ट सिटी होने के दावे किए जा रहे हैं निश्चित तौर से वो कहीं ना कहीं लखनऊ भी अब स्मार्ट होते हुए नजर आएगी। यानी कि विभांशु, माना जाए कल की बैठक में अधिकारियों को फटकार भी लगाई जा सकती है, क्योंकि जैसी तस्वीरें प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आई थी उसने सभी को हैरान कर दिया था। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए विभांशु। तो देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त लखनऊ दौरे पर मौजूद है, जहां पर गोमती नगर रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों का वो जायजा लेते हुए भी नजर आए हैं। झांसी डिफेंस कॉरिडोर के पहले कारखाने का निर्माण 20 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले भारत डायनेमिक्स लिमिटेड मिसाइल बनाने की यूनिट लगाने जा रही है। इसका ढांचा 18 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद बीडीएल यहां मिसाइलें बनाना शुरू कर देगा। माना जा रहा है कि ढांचा बनने के बाद 2025 तक यहां मिसाइलें बनने लगेंगी। बीडीएल को करीब 22 महीने पहले जमीन दी गई थी, लेकिन कंपनी काम अब शुरू करने जा रही है, तो मिसाइलें बनाने की यूनिट अब झांसी में लगेगी। कारखाने का निर्माण 20 सितंबर से शुरू होगा और 2025 तक इस कारखाने से बंदूकें भी भारतीय सेना को मिलने लगेंगी और मिसाइलें भी मिलने लगेंगी। तो कारखाने का निर्माण 20 सितंबर से शुरू हो जाएगा। और ये खबर है झांसी से, जहां भारत डायनेमिक्स लिमिटेड अब अपनी कारखाने का निर्माण 20 सितंबर की वो तारीख होगी जब शुरू करता हुआ भी दिखाई देगा। भारत नामदेव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए झांसी से इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। भारत, देखिए, झांसी वीरों की भूमि है। अंग्रेजों के खिलाफ डटकर इसी भूमि से सामना किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। अब उसी धरती पर एक बार फिर से मिसाइलें बनेंगी। एक बार फिर से झांसी से क्या संदेश देने की कोशिश की जाएगी इस कंपनी के जरिए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि झांसी एक वीर भूमि है और वीरांगनाओं ने इधर कहीं ना कहीं अंग्रेजों को मारने और भगाने का जो कार्य किया है उसके लिए झांसी जाना जाता है। और इसी दौरान अब देखेंगे कि जो यहाँ पे झांसी में मिसाइल भी बनना तैयार होंगी। आपको बता दें कि 20 सितंबर से यहाँ कारखाने का जो है काम शुरू हो जाएगा और भारत डायनामिक लिमिटेड जो कंपनी है वो यहाँ मिसाइलें बनाना शुरू कर देगी। और इस दौरान करीब 18 महीने का जो समय होगा उसमें मिसाइल का ढांचा बनके शुरू खड़ा हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए, भारत इस जो कंपनी वहां पर अपना मिसाइलों का मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगी, जिससे देश को कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। किस तरीके की मिसाइलें वहां बनाई जाएंगी, इसको लेके क्या कुछ कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं भारत जिस तरीके से एक अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, उस दौरान झांसी में जो मिसाइलें तैयार होने वाली हैं वह सेना में भी जाएंगी। फिर जिसके बाद बीडीएल, जिस तरीके से आप बात कर रही थी कि बीडीएल भी यहाँ 18 महीने बाद अपना कार्य शुरू करेगी और बंदूकें भी इधर बनाई जाएंगी, तो भारतीय सेना को एक बड़ा लाभ झांसी के जरिए मिलने वाला है। जी देखिए, झांसी के जरिए भारत अपने सशक्त होने की एक तस्वीर तो पेश कर ही रहा है, साथ ही हमारी सेना भी मजबूत होगी। झांसी में ये जो यूनिट लगाई जाएगी, ये जो कारखाना लगाया जाएगा, वैश्विक स्तर पर क्या संदेश जाएगा झांसी से? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से अपन ने पहले भी जिक्र किया कि झांसी जो है वीर भूमि है और वीरांगनाओं ने इधर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कभी भी कोई भी दिक्कत आई तो वीरांगनाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अंग्रेजों को यहाँ से मार भगाया। जिस तरीके से झांसी का नाम देश में जाना जाता है, उसी तरीके से अब जिस तरीके से यहाँ कारखाने का निर्माण किया जा रहा है और 18 महीने में यहाँ मिसाइल का जो ढांचा है वो बनाकर तैयार कर दिया जाएगा और भारतीय सेना को फिर वो सौंपे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं झांसी एक अहम भूमिका देश की सुरक्षा में निभा रही है। जी ठीक है भारत, देखिए, मिसाइल बनाने की यूनिट अब झांसी में लगेगी और कारखाने पर काम करना 20 सितंबर की वो तारीख होगी जब शुरू भी हो जाएगा। झांसी में इस यूनिट के लगने के बाद से कितना बदलाव देखने को मिल सकता है?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि झांसी में जब इस यूनिट की शुरुआत होगी, कहीं ना कहीं झांसी वासियों को एक बड़ी खुशी का माहौल नजर आएगा। और इसी दौरान अगर हम बात करें मुस्कान, तो आम जन को भी इससे लाभ होने वाला है। क्यों ना कहीं जब एक यूनिट इधर काम करेगी तो आम जन के जो लोग हैं उनको भी इधर कार्य मिलेगा और झांसी में मिसाइलें बनाई जाएंगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद भारत इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी और अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर एक बड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को अपनी बचकानी हरकतों से बाज आना चाहिए। उनका सूप और चलना जैसा अहंकार ठीक नहीं है, जिसमें 72 छेद हैं। राजनीति में मैं केशव मौर्य से बहुत वरिष्ठ हूं। जनता से ने लगातार 5 बार विधायक चुनकर मुझे भेजा है। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी दौरे के दौरान कांग्रेस नेता अजय राय पर निशाना साधते हुए कहा था कि नए मुल्ले हैं, प्याज ज्यादा खा रहे हैं। कि आपकी पद को, आपकी गरिमा को शोभा नहीं देता। आपको जनता ने काम करने के लिए चुनकर भेजा है और आप तो खुद ही कृपा पात्र हैं, दया पात्र हैं। चुनाव हारने के बाद भी आपको बड़े नेताओं की कृपा से, आशीर्वाद से आपको यहाँ का डिप्टी सीएम पद मिला है। हम सब लोगों ने कभी कृपा और दया की राजनीति पर राजनीति नहीं की है, लड़कर किया है, लड़कर लिया है और आगे भी लड़कर लेंगे। जो आप जिस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये आप खुद दया कृपा के पात्र हैं। जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, रोज़ आए दिन हत्याएं हो रही हैं। अभी कौशाम्बी में एक परिवार के, आपके गिरिज जनपद में 3-3 लोगों की हत्या कर दी गई और आपके बेटे के द्वारा वहाँ गरीबों की ज़मीन कब्जा की जा रही है। उस पर ध्यान दीजिए, उसको रोकिए, उस पर काम करिए, जिससे कि उत्तर प्रदेश की सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएं। मैं समझता हूँ। तो आपने धर्म की बात की है। यूपी की राजधानी लखनऊ के आलमबाग स्थित रेलवे कॉलोनी में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां सालों पुरानी बनी रेलवे कॉलोनी में एक मकान की छत गिर गई। जहां घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव का काम भी शुरू कर चुकी हैं। और इस हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं छत गिरने की इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के प्रति शोक संवेदना भी व्यक्त की है। कॉलोनी है जो पुरानी जर्जर है, यहाँ पर अभी मौके पर हमने देखा है और डीआरएम साहब से भी बात किया है। यहाँ रेलवे के कुछ अधिकारी मौजूद हैं मौके पर, उन्होंने भी स्थिति को देखा है। यहाँ कई ऐसे लोग रह रहे हैं जो कि अनाधिकृत तरीके से रह रहे हैं, मतलब जिनको पूर्व में आवंटित हुए रहे होंगे, उनके परिवारीजन यहाँ रह रहे हैं। और इनमें से 64 आवास ऐसे हैं जो निष्प्रयोज्य घोषित हैं। और ठीक है, घर है बगल में ही उनके साथ लगे हुए, क्या उनको भी अब ये रेलवे, देखिए ये रेलवे की कॉलोनी है। रेलवे ने जैसा मुझे जानकारी दी है, यहाँ के जो ऑफिसर्स थे, कि ऑलरेडी ये अबैंडन था और सबको नोटिस दिया गया था। तो अब रेलवे वालों से विचार विमर्श करके हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। गिरा कैसे सर, ये पूरा हादसा कैसे नहीं, ये अगर आप ऊपर का, ये अभी एग्जैक्ट टाइम ज्ञात नहीं है, बट ऊपर का जो छत है, अगर आप देखेंगे तो एकदम सर्किल के शेप में बिल्कुल अंदर बैठ गया है और वो नीचे चला गया है। तो वो राजधानी लखनऊ के आलमबाग में एक रेलवे कॉलोनी में एक बड़ा हादसा सामने आया, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। आप देख सकते हैं कि ये वही मकान, जर्जर मकान है, जहां छत ढहने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस मकान, ये जर्जर पूरा पड़ा मकान था और इसके अंदर 5 लोग, परिवार के 5 लोग सो रहे थे। और जिसकी छत थी, छत ढहने के बाद इसके अंदर जो है वो 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। तमाम मौके पर बचाव राहत कोष आया, तमाम एसडीएफ, आरडीएफ आई और ये तमाम जो यहाँ पर बचाव राहत कार्य की टीमें थी वो लगी। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वही जगह है, ये मकान है जहाँ पर मकान गिरने से, जो ये मकान है इसकी छत ढहने से तमाम जो 5 लोग हैं उनकी मृत्यु हो गई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो रेल प्रशासन है, रेलवे प्रशासन है, यहाँ पर 5 जो लोग हैं जिनको मरने की पुष्टि हो गई है। यहाँ पे और भी मकान थे जिनको तोड़ दिया गया था। आप बहुत बड़ा एक ये सवाल बनता है कि आखिर इस मकान को क्यों नहीं तोड़ा गया, क्या कारण रहा जो ये मकान नहीं गिराया गया। जर्जर होने के बाद भी इस मकान को, यहाँ पर जहाँ पे 5 लोग की मृत्यु हुई है, ये मकान को
क्यों नहीं गिराया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है रेल प्रशासन के ऊपर। यहाँ पे तमाम आला अधिकारी भी मौके पर आए, मौजूद रहे, लेकिन उनका साफ तौर पे ये कहना था कि ये मकान जो है इसमें नोटिस भी जारी हो चुका था, लेकिन नोटिस जारी होने के बाद भी आखिर क्या वजह रही, क्या कारण रहा जो ये मकान जो है इसको जर्जर होने के बाद भी नहीं गिराया जा सका। अब मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि ये वो जगह है जहां पे और भी मकान बने थे जिनको गिरा दिया गया, लेकिन इस मकान को नहीं गिराया गया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप ये भी देखिए तस्वीरों में कि डू नॉट क्रॉस द लाइन का जो यहाँ पर एक लगा दिया गया है, अंदर जाने को नहीं दिया गया। ये कितना जर्जर मकान है। उसके बगल में एक मकान और भी है, आप देख सकते हैं कि ये छप्पर पड़े हैं और गुम्मों का ये पूरी इसकी दीवारें हैं, ये गुम्मों की जो दीवारें हैं गुम्मों पे ऐसे ही रखी हुई, यहाँ तक कि ये जुड़ी तक नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस तरीके से जो ये सवाल है ये खड़ा होता है रेल प्रशासन के ऊपर कि आखिर क्या वजह है, क्या वजह थी जो इसको जर्जर मकान होने के बाद भी इसको नहीं तोड़ा गया। तो ये एक कई एक सवाल हैं। ये मकान जो है, ये जो मृतक थे उनकी माँ का और जो है पिता के नाम अलर्ट बताया जा रहा था, लेकिन उनकी जो है यहाँ पर अभी बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़ा हादसा हुआ है। और तमाम जो यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं, तमाम जो SDRF है, NDRF है और तमाम जो रेल प्रशासन है, तमाम लोगों के रेल प्रशासन के अधिकारी हैं और तमाम लोग हैं वो मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा जो है सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या वजह थी कि नोटिस गिरने के बाद भी क्यों नहीं गिराया गया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लखनऊ से प्राइम टीवी के लिए हुआ है। खबर मेरठ से है, जहां देर रात जिला अस्पताल में भर्ती 20 से ज्यादा टीबी मरीजों का ऑक्सीजन लेवल कम होने से उनकी हालत बिगड़ गई और अचानक ऑक्सीजन लेवल डाउन होने से सांसें फूलने लगी, जिसके बाद तीमारदारों ने मरीज की बिगड़ी हालत को देखते हुए हंगामा शुरू कर दिया और आनन फानन में तीमारदारों ने पुलिस बुला ली। वही सूचना पर पहुंचे डॉक्टर्स ने सभी मरीजों को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर इलाज शुरू कर दिया, जिसके बाद लोगों की हालत में सुधार हुआ। साथ ही मरीजों के तीमारदारों ने बताया कि टीबी वार्ड में रात को मरीजों को कोई इंजेक्शन दिया गया था और उस इंजेक्शन को लगाने के बाद ही मरीजों की हालत बिगड़ी है। मैडम, टीबी मरीजों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। तीमारदारों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन लगने की वजह से उसकी मौत है। क्या पूरा मामला? नहीं, ऐसा कहना तो गलत है। तबीयत खराब हुई है, इसको मानते हैं हम। लेकिन जो है, जैसे हमारे टीबी मरीज होते हैं पहले से ही काफी गंभीर भी होते हैं, सांस भी फूली होती है। नाइट शिफ्ट में जो इंजेक्शन उनको लगे उसके बाद कुछ लोगों को कपकपी, घबराहट और थोड़ा सांस फूलना, सांस टीबी वाले मरीजों की पहले भी फूली होती है, तो वो हुआ उनको। तुरंत जो है हमारे स्टाफ ने हमें इन्फॉर्म किया, हम सब डॉक्टर जाके हमने मैनेज किया। आधे घंटे के अंदर सब मरीज सेटल हो गए। इस समय भी ईच एंड एवरी पेशेंट जो है बिल्कुल सेटल है, स्टेबल है। तो ये जांच का विषय है कि क्यों हुआ। ऐसा नहीं है कि वो इंजेक्शन फर्स्ट टाइम लगे हैं, दवाई फर्स्ट टाइम लगी है, लग रही है पहले भी, लेकिन वही हम देखेंगे। हमने जांच समिति गठित की है, देखेगी कि क्यों ऐसा हुआ और भविष्य में ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि हुआ, लेकिन मुझे भगवान का मैं शुक्र इस बात के लिए करना चाहूंगी कि उन्होंने हमारे सारे मरीजों को ठीक रखा और जो हम सबने फिर मेहनत की तो उसका फल हमें ये। सोशल मीडिया पर आए दिन स्कूली बच्चों को लाने ले जाने वाले वाहनों की वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिसमें कई बार देखा गया कुछ ऐसे वाहन होते हैं जो सड़क पर चलने लायक नहीं होते हैं, उसके बाद भी उनका प्रयोग किया जाता है। वहीं कुछ ऐसा वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें कई अधिक बच्चों को बिठाया गया था, जिसको लेकर ARTO प्रवर्तन मनोज कुमार सिंह के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा था। इसी कड़ी में उनके द्वारा लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर जगतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अभियान चलाया गया, जिसमें कई ऐसे वाहन मिले जिनका ना तो परमिट था और ना ही वो स्कूली बच्चों को ले जाने के लिए रजिस्टर्ड थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए वाहनों को सीज कर दिया गया है। में बच्चों को लाने ले जाने के लिए जो वाहन प्रयुक्त हो रहे हैं जी, उनमें सारे प्रपत्र पूर्ण नहीं है जी। जैसे तीनों बसें हैं जी, इन तीनों बसों में परमिट नहीं है जी, किसी तरह का कोई परमिट नहीं है जी, ना ही एक स्कूल वाहन के रूप में पंजीकृत है जी। तो दो शर्तों का इनका उल्लंघन है। पहली चीज तो स्कूल के बच्चों को लाने ले जाने में प्रयोग की जा रही है तो स्कूल वाहन के रूप में पंजीकृत होना चाहिए था जी। दूसरा, इनका वैध परमिट होना चाहिए।
तो इन दोनों अभियोगों में इनको निरुद्ध किया गया है और कुछ प्रपत्र नहीं है, ड्राइवर के पास लाइसेंस एक में नहीं मिला है जी, इन पर कार्रवाई की गई है। ठीक है सर। अब खबर औरैया से है, जहां बदनपुर में 32 साल के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। परिजनों ने जब युवक को पंखे से लटका हुआ देखा तो उनके होश उड़ गए, घर में चीख पुकार मच गई, जिसे सुनकर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना के संबंध में जानकारी जुटाई तो पता चला कि युवक की अपनी पत्नी से कुछ अनबन चल रही थी, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना क्षेत्र में बदनपुर मोहल्ले में एक 32 वर्षीय युवक अपने घर में ही अज्ञात कारणों से फांसी लगा करके आत्महत्या कर। उनके परिजनों से वार्ता में बताया गया कि विगत 1.5 माह से इनकी पत्नी विवाद के कारण पत्नी मायके में रहती थी, एक किराए के मकान में रहते थे। काफ़ी दिनों से ये डिप्रेशन में चल रहे थे, जिसकी वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या की। शव को पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।